हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे डॉन के बारे में जिसके बारे में ना आपको यूट्यूब में ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे, ना कोई जल्दी इसके बारे में बात करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के बारे में। आज मैं उनकी आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, तो चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जस्ट 1 सेकेंड लगता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाजी मस्तान का असली नाम मस्तान हैदर मिर्जा था। इनका जन्म 1 मार्च 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पनानकुलम में हुआ था। इनके पिताजी हैदर मिर्जा पेशे से किसान थे और ये लोग बहुत गरीब फैमिली से थे। वहां पर ये लोग अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे थे, ना ज्यादा इनके पास खेत थे ना कुछ। तो इनने मुंबई में शिफ्ट होने का सोचा। कुछ सालों बाद ये परिवार सहित मुंबई में शिफ्ट हो गए और वहां पर कॉर्बेट मार्केट में इनने एक मैकेनिक की दुकान खोली, जहां पर ये साइकिल की रिपेयरिंग वगैरह किया करते थे इनके पिताजी, और हाजी मस्तान उनका हाथ बटाया करते थे। लेकिन तब भी इतने कम पैसों में घर का खर्चा कैसे चलता। उस टाइम तो इंडिया में अंग्रेजों का राज था और हर चीज में पैसा बहुत कम मिलता था। हाजी मस्तान समझ गया था कि ये मैकेनिक की दुकान में ना तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ना जैसी जिंदगी मैंने सोची है मैं वो जी पाऊंगा। जब रात को दुकान बंद करके दोनों बाप बेटा घर जाया करते थे, तो साउथ मुंबई के रास्ते में 2 मूवी हॉल पड़ते थे, एल्फ्रेड और नोबिलिटी। तो जब ये हाजी मस्तान वहां से गुजरता था तो हमेशा देखता था कि वहाँ बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग सूट बूट पहन के आ रहे हैं। तो ये हमेशा सोचता था काश मुझे भी ऐसी लाइफ स्टाइल नसीब होती, लेकिन उसके नसीब में तो तब कुछ नहीं था। जब वो 18 साल का होता है तो वो अपना साइकिल का धंधा बंद कर देता है। साइकिल का धंधा उसके पिताजी ही देखते रहते हैं। उसके पिताजी ने हमेशा उसे एक चीज सिखाई थी कि हमें हमेशा ईमानदारी का खाना है, हमेशा एक अच्छा पाठ पढ़ाया था। लेकिन उसके सपने तो कुछ और थे। धंधा छोड़कर वो बंदरगाह में कुली का काम करने लगता है और जितने भी शिप्स आते थे थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह से, उनको कंधे पर लाद कर इधर से लोडिंग अनलोडिंग करना वो उसका काम था। 1944 में हाजी ने कुली का काम शुरू किया था और उसे ये काम करते करते 3 साल हो गए थे। साल आया 1947 और भारत आजाद हुआ। लेकिन इन 3 साल में हाजी ने ये समझा कि जो भी सामान बॉर्डर पार से आता था विदेशों से, और जैसे ही वो इंडिया की बॉर्डर पे लैंड करता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें कस्टम टैक्स लगाती थी, कस्टम ड्यूटी जिसे कहते हैं। तो हाजी के दिमाग में ये आया कि अगर किसी तरह इन सामान को कस्टम से बचा के मैं ले जाऊं और डायरेक्ट मालिकों को दे दूं तो वो मुझे कुछ पैसा दे देंगे। और सच भी है, अगर उनका कस्टम ड्यूटी बच जाएगा तो वो कुछ पैसा हाजी को दे देते। तो हाजी ये सब हमेशा सोचता रहता था कि मैं कैसे इस माल को कस्टम से बचा के निकाल सकता हूँ। उस टाइम पे हाजी की सैलरी 15 रुपए महीना थी। खैर उस टाइम 15 रुपए बहुत ज्यादा कुछ होता था, लेकिन इतना भी कुछ नहीं था। तो हाजी जब ये सोच ही रहा था कि मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ, तब हाजी की मुलाकात मोहम्मद गालिब से होती है, जो कि अरब का था। वो हाजी को समझाता है कि तुम्हारे लिए ये सब करना तो बहुत आसान है। तुम कुली हो, जमीनी स्तर पर काम करते हो। अगर अपनी पगड़ी पर तुम एक ट्रांजिस्टर छिपा के ले आओ, सोने के बिस्किट छिपा के ले आओ, या अपनी अंडरवियर पर 2-3 सोने के बिस्किट छिपा के ले जाओ, तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा इसके बदले। और हाजी ये काम करने को तैयार हो जाता है। कभी अपनी पगड़ी में हीरे छुपा लिए, कभी अपनी अंडरवियर में सोने के बिस्किट छुपा लिए। इस तरह करके भारत में पहली बार एक लो लेवल पे स्मगलिंग शुरू हुई, वरना उससे पहले स्मगलिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन हाजी और गालिब ने मिलकर फर्स्ट टाइम इंडिया में स्मगलिंग शुरू की और दोनों ने बहुत पैसा बनाया। धीरे धीरे हाजी और गालिब की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हाजी की तनख्वाह 15 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई और हाजी को सब बहुत इज्जत भरी निगाहों से देखने लगे, क्योंकि वो गालिब के साथ रहता था। गालिब अरब के एक बहुत अमीर परिवार से था और गालिब की सब बहुत इज्जत करते थे, इसलिए हाजी को भी सब लोग एक इज्जत भरी निगाहों से देखने लगे। उस टाइम पर बंदरगाह पे एक और स्थानीय गुंडा था जिसका नाम था शेर खान पठान। उस टाइम पर कोई यूनियन बाजी नहीं हुआ करती थी, तो शेर खान पठान अपने 7-8 आदमियों के साथ आता था और कुलियों से और मजदूरों से जबरन मारपीट करके वसूली करता था। जो पैसा दे देता था उसे छोड़ देता था, जो पैसा नहीं देता था उसको मारा जाता था। हाजी मस्तान बहुत लंबे समय से, बहुत अरसे से ये सब देख रहा था। फिर उसने सोचा और सारे मजदूरों को, कुलियों को इकट्ठा किया और समझाया कि शेर खान पठान क्या है, ना तो वो बंदरगाह में हिस्सेदार है ना कुछ है, फिर भी वो हमसे पैसा क्यों लेता है। उसके पास ऐसा कुछ तो है नहीं जिसे हमसे उससे डरने की जरूरत है। अगर हम सब एकजुट हो जाए और एक दिन उसको अच्छे से मारे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगले दिन जब शेर खान वसूली करने आता है, तब उस लाइन में 10 लोग नहीं रहते हैं। शेर खान पूछता है कि ये बाकी 10 लोग कहाँ हैं।
जब तक वो कुछ सोच पाता तब तक हाजी उन 10 लोगों के साथ शेर खान पर टूट पड़ा। शेर खान के साथ सिर्फ 4 आदमी थे। भले ही उनके पास रामपुरी चाकू वगैरह था, लेकिन हाजी के आदमियों के पास डंडे और छड़ी थी और हाजी उसको भगाने में सफल रहता है। इससे हाजी की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गालिब को भी ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाजी अपने लोगों के लिए कुछ कर रहा है। इससे खुश होकर गालिब उसे अपना पार्टनर बना लेता है और अपने प्रॉफिट का 10% हाजी को देने लगता है। 1952 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने शराब और सारे नशे की चीजों पर बैन लगा दिया। इससे तो सोचो तस्करों की बल्ले बल्ले हो गए और हाजी और गालिब तो बहुत खुश हुए, क्योंकि अब ये शराब और सारे नशे की चीजों की स्मगलिंग करने लगे और जिस दाम में मन होता था बेचते थे। भाई शराब पीने वाला तो शराब पिएगा ही, अब शराब बैन है तो वो किसी प्राइस में भी लेगा। तो इन दोनों ने बहुत पैसा कमाया और 1955 तक हाजी के पास 5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस हो गया। 1955 में 5 लाख रुपए होना बहुत बड़ी बात होती थी, आदमी सेठ की तरह ट्रीट होता था। लेकिन 1952 में जब भी लोग अपनी स्मगलिंग जोर शोर से कर रहे थे, तब गालिब को एक्साइज वालों ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब गालिब जेल चला गया, जेल जाने से पहले गालिब का एक कंसाइनमेंट आना था अफ्रीका से, जिसको हाजी ने रिसीव किया था। अब एक किस्सा बहुत मशहूर है हाजी की लॉयल्टी का, कि जब वो कंसाइनमेंट आया तो हाजी ने उसको ले तो लिया, लेकिन गालिब 3 साल बाद जेल से निकला और हाजी ने तब तक वो कंसाइनमेंट को खोला नहीं था। गालिब जब 3 साल बाद जेल से निकलता है और हाजी से मिलता है तो हाजी उसे दिखाता है कि आपका कंसाइनमेंट आया था और गालिब की आंखों में आंसू आ जाता है कि तुमने इसको खोल कर भी नहीं देखा, तुम्हारे अंदर लालच नहीं आई? हाजी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर गालिब उस बॉक्स को खोलता है और वो पूरा बॉक्स सोने के बिस्किट से भरा होता है। आपको तो पता है सोने में किसी भी चीज़ में मिलावट हो सकती है, लेकिन बिस्किट प्योरेस्ट होता है। और गालिब कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती एक ही शर्त में कंटिन्यू रखूंगा, तुम्हें इसमें से आधा सोना लेना पड़ेगा। और हाजी मान जाता है। अब सोचिए हाजी के पास बहुत बेशुमार दौलत हो जाती है। 1956-57 आते आते 10-15 लाख का जो मालिक होगा वो क्या ही होगा, खुद सोचो। और उसने अपना सारे धंधे बंद कर दिए, एक घर खरीद लिया, एक कार खरीद ली और स्मगलिंग को ही अपना मेन बिजनेस बना लिया। और अब वो गालिब का 50% का पार्टनर बन जाता है। गालिब इंडिया छोड़ देता है और अफ्रीका चला जाता है। वहाँ से वो गोल्ड, डायमंड, ट्रांजिस्टर भेजता था और हाजी यहाँ पे इंडिया में रिसीव करके उनकी स्मगलिंग करता था। इन दोनों का धंधा जोर शोर से चलने लगता है। 1956 में हाजी मस्तान नारायण बखिया के संपर्क में आया, जो कि दमन का था और गुजरात का सबसे बड़ा तस्कर था। इन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप कर ली और अपने एरिया बांट लिए। दमन की बंदरगाह पे जो भी माल उतरेगा वो बखिया देखेगा और मुंबई वाली बंदरगाह पे जो भी आएगा माल वो हाजी का होगा। और हाजी की जिम्मेदारी थी कि पुलिस, कस्टम, एक्साइज इन सब से भी बखिया का माल निकलाएगा। और इन दोनों ने मिलकर भी बहुत पैसा कमाया। लेकिन धीरे धीरे हाजी को ये समझ आ गया कि सिर्फ पैसे से ही शहर में अपनी धाक नहीं जमाई जा सकती है। अगर शहर में अपनी धाक जमानी है और डॉन बनना है तो उसके लिए बाहुबल की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए आगे देखा गया कि हाजी ने सेंट्रल मुंबई के अनपढ़ लेकिन बहुत प्रभावशाली गुंडा करीम लाला और वर्दा राजन मुदलियार या वर्दा भाई से दोस्ती की। तो अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे इन तीनों की तिगड़ी ने मुंबई में राज किया। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।